एंड वेलकम टू BKB हाईटेक स्कूल। हम लोग जीव विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ प्रारंभ कर चुके हैं, जिसका नाम है वनस्पति जगत। इसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने वनस्पति जगत का विस्तार पढ़ा था, शैवाल के बारे में जाना था। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत हूँ ब्रायोफाइट्स। जी हाँ, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के बारे में सबसे अहम अगर जानकारी दूँ तो याद रखिए, यह पादप जगत का उभयचर यानी जल स्थलचर कहा जाता है। जल स्थलचर का मतलब कि ये अपना जीवन काल दोनों पर व्यतीत करते हैं, जल में भी और स्थल पर भी। ये स्थल और जल दोनों में निवास करते हैं, इसीलिए इन्हें जल स्थलचर अर्थात उभयचर अर्थात इंग्लिश में कहते हैं एम्फीबियंस। इन्हें प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहा जाता है। अगर मैं डीपली आपको बताऊं तो ये अधिकांश अपना जीवन तो स्थल पर ही बिताते हैं, लेकिन अपने लैंगिक प्रजनन के लिए जल में रहना इनका आवश्यक होता है। जल में ही अपने युग्मक को ये प्रवाहित करते हैं, खासकर नर युग्मक जल में ये छोड़ते हैं और मादा युग्मक जो एक कपनुमा या नाशपाती के समान पिंडक में रहता है, उसमें जाकर वह नर युग्मक जाकर मिलता है, तब जाकर निषेचन होता है और घुड़ित युग्मनज का निर्माण होता है। इसके बारे में एक और खास बात बताऊं, ये उभयचर यानी ब्रायोफाइट्स जो कहे जाते हैं, ये ब्रायोफाइट्स मुख्य रूप से युग्मक भित्त के रूप में रहते हैं। युग्मक भित्त मतलब ये जब पाए जाएंगे तो युग्मक उत्पन्न करने वाले पाए जाएंगे। युग्मक जब उत्पन्न करेंगे तो दो तरह के युग्मक होंगे, एक को हम लोग नर युग्मक कहते हैं और दूसरे को हम लोग मादा युग्मक कहते हैं। ये दोनों युग्मक मालूम होना चाहिए, अगर युग्मक है तो इसमें जो जीन होगा, जो क्रोमोसोम्स होंगे वो आधे सेट होंगे, आधे से एक सेट होगा। ऐसे नॉर्मली 2n होता है, लेकिन युग्मकों में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, एक सेट जीन होता है, हम कह सकते हैं। तो इसके बारे में देखिए, मैं आपको बता दूं कि ब्रायोफाइट किंगडम है, लेकिन इस किंगडम में जो जीव आते हैं उन्हें ब्रायोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। ब्रायोफाइट नहीं, ब्रायोफाइट्स कहेंगे, अर्थात ऐसा कोई पौधा जो ब्रायोफाइट किंगडम में आता हो। ब्रायोफाइट्स को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, मॉस और लिवरवर्ट। ये दोनों मुख्य है जो हम लोग विस्तार से मॉस के बारे में भी और लिवरवर्ट के बारे में भी विस्तार से हम लोग जानेंगे। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए स्थान ये कहाँ कहाँ रह सकते हैं। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया आप लोगों को कि ये ब्रायोफाइट्स हैं, यानी जल और स्थलचर दोनों जगह निवास करते हैं। आप सोच सकते हैं, पहले तो नदी घाटी के किनारे, तालाब के किनारे पाए जा सकते हैं, नहीं, और वहाँ जहाँ नमी रहता है, पत्थरी कंकरीली स्थानों पर पाए जाएंगे। ये इनका स्थान है। पहाड़ियों पर पाए जाएंगे, जहाँ भी
छायादार जगह होगा वहाँ पर ये पाए जाएंगे। ये इनके स्थान के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया। दूसरी बात, इन्हें जल स्थलचर कहा जाता है और क्यों कहा जाता है मैं आपको बताया। आगे एक और चीज़ मैं वेरी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये शैवाल से अधिक विभेदित होता है। शैवाल को आप देखते थे तो देखने के बाद उसमें जड़, तना, पत्ता अलग अलग नहीं पाते थे। इसमें भी आप जड़, तना, पत्ता अलग अलग नहीं पाएंगे, लेकिन जड़ के जैसा कोई संरचना, तना के जैसा कोई संरचना, पत्ता के जैसा कोई संरचना आपको इसमें दिखाई देगा कि ये जड़ है। जड़ को हम लोग मूल भी कहते हैं, ये मूल है। ये कोई चीज़ तना के जैसा निकला है और उसमें कोई चीज़ पत्ता के जैसा निकला हुआ है। के जैसा होता है, एक्यूरेट हम लोग जड़, तना, पत्ता नहीं कर सकते हैं। इसीलिए देखिए हम लिखे हैं पत्ती सम, तना सम, मूल सम। मूल मतलब जड़ होता है। अगर आप किसी पौधा को देखें और मूल के जैसा यानी जड़ के जैसा जो आकृति दिखाई दे रहा है उसे मूल सम कहेंगे। तना के समान दिखने वाली संरचना को तना सम कहेंगे और पत्ता के समान, पत्ती के समान दिखने वाले संरचना को पत्ती सम कहेंगे। ठीक है। इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ, देखिए युग्मकोद्भिद के रूप में इसे जाना जाता है। वह इसलिए जाना जाता है क्योंकि अधिकांशतः ये युग्मक पैदा करते हैं और उनका जो युग्मक होता है, देखिए बहुकोशिक पुंगधानी और स्त्रीधानी में होता है। इनका स्त्रीधानी जो होता है अभी मैंने बताया फ्लास्क के समान, है ना, कप के समान, फ्लास्क के समान का स्त्रीधानी होता है। इसके स्त्रीधानी में कौन सा मादा युग्मक होगा। इसके बाद यहाँ देखिए पुंगधानी दिया हुआ है। पुंगधानी में आप समझ सकते हैं इसमें नर युग्मक होंगे, है ना। नर युग्मक ये अपने प्रजनन के लिए पानी में प्रवाहित हो जाते हैं और जाकर स्त्रीधानी के कपनुमा संरचना में ये जाकर अटैच होते हैं। आप अपने चित्र में, बुक में देख सकते हैं। बुक के चित्र में देखिए, यहाँ पर आप लोग ये जो पहला आकृति दिया हुआ है लिवरवर्ट मार्केसिया का दिया हुआ है, पुंगधानीधर और यहाँ है स्त्रीधानीधर। ये दोनों अलग अलग है। तो इसमें मुख्य रूप से यही जानना है ना, जो लैंगिक पुंगधानी और स्त्रीधानी होते हैं ये बहुकोशिक होते हैं, है ना। लेकिन इनमें जो उत्पन्न होते हैं युग्मक वो क्या होते हैं, एक कोशिक और एन होते हैं। एन मतलब अगुणित कोशिका होती है वो। दूसरी बात यहाँ पर ये जानना है कि बीजाणु उद्भिद स्पोरोफाइट्स हम क्यों लिखे हुए हैं। कारण क्या है कि ये जो इनका नर युग्मक और मादा युग्मक जब दोनों संलयित होते हैं तो जो बीज, उसको बीज नहीं कहते हैं, उसको बीजाणु कहते हैं। वो बीजाणु उद्भिद कहा जाता है जिसको स्पोरोफाइट्स कहते हैं। वैसा वो बीजाणु, वही बीजाणु जो बीजाणु उद्भिद होता है, इसमें खास बात होती है। खास बात क्या होती है कि जहाँ भी ये पत्थर मिलेगा या कोई पेड़ पौधा मिलेगा या कोई स्थान, वहाँ से जाकर ये चिपक जाते हैं, है ना, चिपक जाते हैं। और चिपक कर जो संरचना उनका बनता है उसी को बीजाणु उद्भिद कहते हैं, है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि वो प्रकाश संश्लेषी से चिपका हुआ होता है। प्रकाश संश्लेषी से चिपका हुआ मतलब कि पत्थर के साथ साथ वहाँ पर कोई ऐसा स्थान भी होता है, शैवाल या कोई पौधा जो प्रकाश संश्लेषी होता है, जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं और भोजन बनाकर ये कुछ भोजन जो है इन्हें भी दे सकते हैं, चिपक कर ये प्राप्त करेंगे उस समय।
दूसरी बात, अब वहीं पर जब चिपके हुए रहते हैं तो उनके अंदर समसूत्री कोशिका विभाजन होगा। समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा वो धीरे 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 अब नया पौधा बनने लगेगा, और जब नया पौधा बनने लगेगा तो फिर से उसे क्या कर देंगे, युग्म को भेद कहेंगे, यानी वो ऐसा एक पौधा तैयार हो जाएगा जो युग्मक को उत्पन्न करने के लायक बन जाएगा। इसके बाद देखिए, मैं इम्पोर्टेंस शाकाहारी के लिए भोजन, इसका यूज की अगर बात करूं कि ब्रायोफाइट्स जल में रहे या कहीं भी, तो जैसे बकरी घास खाती है ना, उसी प्रकार बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो जीवों के लिए भोजन प्रदान करते हैं। बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो हरे भरे घास के मैदानों में होते हैं। अगर वहाँ कोई ब्रायोफाइलम का कोई पौधा है यानी ब्रायोफाइट्स है तो उनको खाकर जीवित रह सकते हैं कोई जंतु। दूसरा बात है, देखिए एक उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ पर, एस्फेगनम का उदाहरण। एस्फेगनम एक उदाहरण है ब्रायोफाइट्स का। यह एस्फेगनम पीट बनाता है। पीट जो है कोयले का मतलब घटिया किस्म माना जाता है पीट। तो पीट जो है कोयले की तरह पदार्थ बनाता है, हम यूँ कर सकते हैं, और कोयला की तरह पदार्थ बनाएंगे यानी उसका यूज आप समझ सकते हैं। कल कारखानों में, उद्योग धंधों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पीट का प्रयोग किया जाएगा। पानी को रोकने की क्षमता भी एक चीज़ लिखा हूँ मैं। देखिए, ये बहुत छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि कहीं भी जिससे जुड़ जाएंगे तो जुड़ने के बाद ये छोड़ते नहीं जल्दी से, और इनका घनत्व बहुत ही अधिक होता है। बहुत ही अधिक का मतलब ये बहुत घने होते हैं और एक जगह पर रहकर ये मिट्टी को जकड़ कर रखते हैं। और इस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि यह पानी को रोकने की क्षमता, अगर बाढ़ आती है या कुछ भी आती है तो ये पानी को रोकने की इनके अंदर क्षमता होती है। पानी को बहने नहीं देंगे और मिट्टी को भी रोक कर रखेंगे, मिट्टी को भी बर्बाद होने से बचाएंगे, यानी मृदा अपरदन से रक्षा भी करते हैं। चट्टानों को अपघटित किए हैं। आपको मालूम है कि अभी जो हम लोग मिट्टी वगैरह देखते हैं ना, ये मिट्टी कैसे बनती है, तो लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं एक मुट्ठी मिट्टी बनने में। और वो मिट्टी कहाँ से बनते हैं? पर्वतों से, पहाड़ों से, चट्टानों से, पत्थरों से। वो चट्टान पर जब ये ब्रायोफाइलम उगते हैं तो इनके जड़ें इतनी मजबूत होती है कि जड़ से धीरे धीरे धक्का देते देते चट्टान को ये दो टुकड़ा में कर देते हैं। जब दो टुकड़ा होगा तो बीच में छोटे छोटे चूर्ण भी होंगे। फिर वो चूर्ण जो है धीरे 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 कहीं भी गिरेंगे, फिर ब्रायोफाइलम उस पर उगेंगे, फिर उसको भी ये चकनाचूर कर देते हैं। तो मिट्टी को बनाने में इनका काफ़ी योगदान है। दूसरी बात है कि मृदा पर कठोर परत ये जमा लेते हैं, जिसके कारण मैं बताया अभी कि मृदा अपरदन से रक्षा हो जाती है, मृदा अपरदन नहीं हो पाता है। मृदा अवक्षरण को रोकने में ये सक्षम होते हैं। क्लियर? तो ये बात थी। तो चलिए अब हम बात कर लें मॉस के बारे में। जहाँ तक मैंने बताया आप लोगों को कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उसके दो प्रकार होते हैं, पहला मॉस और दूसरा लिवरवर्ट। तो हम मॉस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, मॉस में जो है दो अवस्थाएं होती हैं। रहने का स्थान मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मालूम है आप लोगों को कि मॉस कहाँ रह सकते हैं। पथरीली जगहों पर, जल जहाँ पर रहता है, स्थल पर भी और जल भी, मतलब दोनों का जहाँ साधन मौजूद होगा वहीं पर रहेंगे। इसकी अवस्था की बात कर रहा हूँ सीधे सीधे कि इनकी दो अवस्थाएं होती हैं। एक को हम लोग तंतु कहते हैं, दूसरे को पार्श्वीय कली कहते हैं। देखिए, तंतु में क्या है, तंतु जो होते हैं वह स्पोर से निकलते हैं। और स्पोर की अगर बात करूं तो स्पोर जो है एक हैप्लॉइड सेल होता है, अगुणित कोशिका होता है, जो कि कोई पौधा जो है जन्मता है वह अगुणित होता है, यानी एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है उसके अंदर। और उसी से तंतु मतलब समझ रहे, रेशा,
रेशा की तरह इसमें से चीज़ें निकलता है ना। ये हरा होता है, द्विसर्पी, घुमावदार होता है, शाखित और तंतुमय, तंतु के समान होता है ये, इसीलिए इसको हम लोग तंतु के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी अवस्था अब धीरे धीरे जैसे ये विकसित होने के बाद इसके बगल से पार्श्वीय कली निकलेगा। कली जिसको हम लोग मुकुल भी कहते हैं, वह कली कैसा होता है तो पत्ती की तरह होता है और उसका भी एक तना होता है जो पतला और सीधा होता है। ठीक है, ऐसे आपके बुक में भी इसका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। मूलाभ, मूल अक्ष देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। मूलाभ मुख्य अक्ष, जिस अक्ष पर यह खड़ा होता है। युग्मक, जब यह युग्मक उत्पन्न करता है, बीजाणु उत्पत्ति दिया हुआ है। मतलब खासकर इसका दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर ऊपर में जो है किस प्रकार से सीटा निकला हुआ है, ये सीटा। और यहाँ पर देखिए ये प्रपर्ण शाखाएं, स्त्रीधानी शाखा, ये सीटा आप जो देख रहे हैं एक प्रकार से यह पुंगधानी होता है ना। और ये देखिए स्त्रीधानी यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है द एस्फैग्नम का दिया हुआ है ना। और ये जो दिया हुआ है प्यूनेरिया का दिया हुआ है। स्त्रीधानी यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, है ना, यहाँ बगल के चित्र में। तो ये काफ़ी जब विकसित हो जाता है तब की बात मैं बता रहा हूँ। इस चित्र से अच्छा देखिए, तो ये बहुकोशिक ये हरा द्विसर्पी, शाखित और तंतुमय होता है। और दूसरा पार्श्वीय कली पत्ती की तरह होता है, तना मूल निकला हुआ रहता है, आप देख सकते हैं। दूसरा चीज़ कि ये बहुकोशिक होते हैं, यानी एक कोशिका के मौस नहीं बने होते हैं, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। शाखित होते हैं, इनका स्ट्रक्चर जो है बहुत सारे शाखाएं इनके शरीर से निकली हुई मिलेंगी। मूलाभ द्वारा मिट्टी से जुड़े रहते हैं। मूलाभ अभी मैंने बताया कि मिट्टी, एक्चुअली ये मूल नहीं होता है बल्कि मूलाभ मूल के जैसा, जैसे घनाभ किसको कहते हैं, घन के जैसा, उसी मूल के जैसा जो आकृति यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, इसी को हम लोग मूलाभ कहते हैं, है ना। तो ये मूलाभ से जड़ से ये चिपकी हुई रहती है, ये मूलाभ से जुड़े हुए रहते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग लैंगिक अंग का विकास। जैसे ही ये मूलाभ से जुड़ जाते हैं उसी समय लैंगिक अंग का विकास हो जाता है। यानी लैंगिक अंग का मतलब मैंने बताया था पुंगधानी और स्त्रीधानी, इन दोनों का विकास होने लगता है। क्लियर। तो इसकी खास बात है कि जैसे ही ये मूलाभ द्वारा मिट्टी से जुड़ जाते हैं उसी समय इनके अंदर लैंगिक अंग का विकास होना शुरू कर देता है, यानी पुंगधानी और स्त्रीधानी इनके बनने लगते हैं। क्लियर। अब इसके बाद करेंगे प्रजनन की। तो प्रजनन इनमें दो होता है, कायिक और लैंगिक। कायिक जो अलैंगिक का उदाहरण है, कायिक में मैं विखंडन की बात करूंगा और मुकुलन की बात करूंगा। विखंडन का मतलब यह हुआ जब इसके कोई कोशिका है और एक कोशिका से दो कोशिका टुकड़े टुकड़े जब हो जाते हैं तो पुनः उससे एक नया पौधा निकल जाते हैं, प्रत्येक टुकड़े से नया पौधा शुरू हो जाता है, इसकी खास बात है। दूसरा मुकुलन। मुकुलन समझ रहे हैं, जैसे ये एक पौधा है तो ये पौधा में क्या होगा कि बगल से इसके एक कली निकलेगी और यह कली धीरे से यह अलग हो जाएगी और अलग जैसे यहाँ होगी तो धीरे धीरे यह बड़ा होकर और फिर से एक नया पौधा बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये मुकुलन के द्वारा भी, या आप मुकुल आप देखते होंगे, गन्ने का मुकुल देखा है, गन्ना का आँख पचकी गांठ पर से निकलता है, वह मुकुल होता है ना। बांस का भी मुकुल निकलता है, देखें बांस का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोड़ कहते हैं कि क्या कहते हैं, बांस का बगल से पुलंगी निकलता है और उसी को काट कर हम रोपते हैं तो पुनः उससे एक नया बांस का पौधा तैयार हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं मुकुलन यानी मुकुल के द्वारा होता है। लैंगिक प्रजनन की बात करूँ तो देखिए इसके पत्तीदार परोरोह के चोटी पर पुंगधानी या स्त्रीधानी होते हैं। पुंगधानी या स्त्रीधानी आप लोग दोनों में देख सकते हैं।
यहाँ पर तो ऊपर तो लीवर हार्ट का दिखाया, लीवर वर्ड में भी ऐसा ही होता है। आप लोग समझ देखिए, यहाँ पर स्त्री ध्वनि है और यहाँ पर पुंग ध्वनि है, सबसे शीर्ष पर है। यहाँ पर जैसे सीटा आप समझ रहे हैं और यहाँ पर देखिए स्त्री ध्वनि, ये सबसे शीर्ष पर, शीर्ष मतलब ऊंचले चोटी पर पुंग ध्वनि और स्त्री ध्वनि का विकास होता है इसके अंतर्गत। तो और उसके बाद देखिए ये जब पुंग ध्वनि और स्त्री ध्वनि होंगे तो पुंग ध्वनि से अभी मैंने बताया था कि इसका नर युग्मक निकल कर जल में प्रवाहित होगा और स्त्री ध्वनि के अंदर जो है एक जो अंडज होता है, यानी हम उसको मादा युग्मक कह सकते हैं, वहीं पर जाकर मादा युग्मक से संलयित होता है। और संलयन के बाद आप समझ सकते, संलयन के बाद क्या होता है, उसको निषेचन कहते हैं। और निषेचन के पश्चात क्या बनता है, युग्मनज बनता है। और युग्मनज के बाद से ही देखिए स्पोरोफाइट बनने लगता है। स्पोरोफाइट्स मतलब एन यानी आधि क्रोमोसोम्स वाली कोशिका, इसीलिए उसका नाम पड़ा स्पोरोफाइट। स्पोर जो आधे सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं। और ये तब होते हैं जब आप बाद में आप चलकर पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, एक समसूत्री कोशिका विभाजन, दूसरा होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में ही क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। यानी आप समझ सकते हैं कि जब स्पोरोफाइट का निर्माण होगा, स्पोर्स बनेंगे, यानी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के पश्चात स्पोर्स बनते हैं और विभेदित होते हैं। वहीं पर स्पोरोफाइट्स बनने के बाद अब इनके अंदर पाद, सीटा और कैप्सूल, ये तीनों जो है अलग अलग हो जाते हैं। पाद मतलब नीचे वाला, सीटा ऊपर वाला होता है और कैप्सूल के अंदर ही स्पोर्स होते हैं, यानी अगुणित कोशिकाएं होती हैं, जिससे कि युग्मक बनते हैं, नर युग्मक या मादा युग्मक का निर्माण होता है। और देखिए यहाँ लिखा भी हूँ कि स्पोर्स जो होते हैं वो कैप्सूल में ही होते हैं और एन होता है, ठीक है। ये स्पोर विकिरण क्या होता है, देखिए स्पोर विकिरण यानी ये स्पोर्स होते हैं, निषेचन तभी होगा जब ये स्पोर्स यहाँ से निकलकर दूसरे जगह जाएंगे। और दूसरे जगह जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनका विकिरण होता है, यानी फैलाव होता है। फैलाव अधिक हम समझ सकते हैं अधिकांशतः जल के द्वारा होगा, चूंकि ये अपने लैंगिक प्रजनन के लिए जल पर ही डिपेंड होते हैं। उसके बाद बताएं, देखिए इसका उदाहरण मैं पेश कर रहा हूँ, प्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम। आपके बुक में जो लेफ्ट साइड दिया हुआ है वह प्यूनेरिया का उदाहरण है, दूसरा साइड जो दिया हुआ है स्फेग्नम। ये जितनी भी इसकी प्रजाति होगी सबका आकृति अलग अलग होगा, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मॉस का एक चित्र बना देता और समझा देता, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी प्रजातियां होंगी सबका अलग अलग चित्र बनेगा, तो आपको सिर्फ कल्पना करना अगर आप नहीं देखे हैं तो, और समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके दूसरे प्रकार की, जिसका नाम है लिवरवर्ट। देखिए लिवरवर्ट के बारे में अगर मैं सबसे पहला आपको जानकारी दूं तो इसके बारे में याद रखिए, ये थैलस के रूप में होते हैं। थैलस का मतलब आप समझ सकते हैं, दो चार पौधे एक ही जगह पर, एक झोला, एक थैलस बन जाता है, बस ऐसी के जैसा गुमनुमे स्थान पर थैलस बन जाते हैं, है ना। उसको मैं क्या कहूँ कि मतलब गुच्छे के रूप में ये पाए जाते हैं। दूसरी बात कि इनका जो थैलासाव होता है, मतलब एक पौधा को हम थैलासाव ही कहेंगे या थैलस कहेंगे, थैलस के जैसी आकृति थैलासाव होगी। वह थैलासाव जैसे मार्केसिया में आपके उदाहरण में भी दिया हुआ है, इसका पृष्ठधर पीछे वाला भाग जो है वह किसी स्थान से चिपकता है, लिखा हुआ कि पृष्ठधर भाग चिपका हुआ रहता है। और पत्ती की तरह संरचनाएं पाई जाती है, बहुत छोटी छोटी होती हैं, पत्ती की तरह संरचना होती है, लेकिन वह मार्केसिया का तना सम बनाता है, यानी तने के जैसा संरचना बना देता है, दो कतार में होगा यह पत्ती के जैसी संरचना। प्रजनन की बात करूं तो प्रजनन जो है इनमें विखंडन होगा, और विखंडन आप समझ सकते हैं कि कोई थैलस टुकड़ा होगा और टुकड़ा होने के बाद जहाँ जहाँ टुकड़ा गिरेगा फिर से वहाँ नया ब्रायोफाइट्स या मार्केसिया कर सकते हैं तैयार हो जाता है, निकल जाता है। जेमा
क्या होता है। देखिए, ब्रायोफाइट्स में जेमा एक विशिष्ट नाम है जो मुकुल के लिए दिया गया है। मुकुल मतलब कली, जैसे मैंने गन्ने का बताया, जैसे मैंने इसका बताया, बांस का बताया, उसी प्रकार इनके भी धीरे एकदम छोटी छोटी कलियां निकलती हैं। वो जो कलियां होती है वो बहुकोशिक होती है, बहुकोशिकीय होती है, एक कोशिकीय नहीं होती। ये लिखा हूँ, जेमा एक तरह का मुकुल है, बहुकोशिक होता है। और यह जेमा कहाँ होगा, तो जेमा होगा जेमा कप में। अब जेमा कप क्या होता है, कैसा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर भी आपके बुक में देखिए दिया हुआ है। यहाँ पर जेमा कप, यहाँ से मुकुल निकलते हैं। ऐसे ये जेमा कप आप समझ सकते हैं, मुकुल जो निकलते हैं अलैंगिक प्रजनन के द्वारा। पत्थर चट्टा जिसको आपने देखा है, पत्थर चट्टा का जो निकलता है पत्ती से, बगल से उसका मूल सम भी निकलता है, मूला, तो वो जेमा कप होता है। उसी जेमा कप में इसके मुकुल होंगे और वही मुकुल फिर जो है नए पौधे का रूप ले लेते हैं। ये अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। लैंगिक होगा तो देखिए, स्त्री धानीधर और पुंग धानीधर, ये दोनों देखिए अलग अलग थैलस में भी हो सकता है, थैलस में, या एक ही थैलस में ये दोनों हो सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा, देखिए ये एक लिंगी और बहुलिंगी टाइप। लिंगी इसलिए हम शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि इसके अंदर रियल में नर युग्मक और मादा युग्मक नहीं होता है। एक ही प्रकार के युग्मक होंगे और उन्हीं युग्मकों का संलयन होगा, निषेचन होगा, है ना। इसलिए इसमें कोई लैंगिक नर अंग और मादा अंग अलग अलग विकसित नहीं होते हैं। लेकिन एक लिंगी और द्विलिंगी से आप समझ सकते हैं, सॉरी बहुलिंगी लिख दिया हूँ, द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी मतलब एक ही थैलासाब हो सकता है जिसके अंदर दोनों पुंग धानीधर भी हो और स्त्री धानीधर, या ऐसा भी हो सकता है एक थैलस में पुंग धानीधर है तो दूसरे थैलस में स्त्री धानीधर है। अगला एक स्टेज की बात बता रहा हूं, स्पोरोफाइट अवस्था। इस अवस्था में क्या होगा, जब लैंगिक प्रजनन के द्वारा जब ये दो नर युग्मक और मादा युग्मक, यानी दो युग्मक जब एक दूसरे से मिलेंगे तो मिलने के बाद निषेचन होगा, निषेचन के बाद बीजाणु स्पोर बनेगा 2n, और 2n में अब क्या होगा कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का मतलब गुणसूत्रों की संख्या आगे यानी n, तब जाकर स्पोर बनेंगे। स्पोर n होते हैं, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स वाले अलग, है ना। तो ये स्पोरोफाइट अवस्था है और ये जो स्पोर बनकर तैयार होते हैं वो कैप्सूल में रहते हैं, कैप्सूल। और कैप्सूल में जब रहेगा फिर से नया पौधा बनेगा, अंकुरित होकर नया पौधा बनेगा, तो क्या कहलाएगा, फिर से वो युग्मक भित्त कहलाएगा। युग्मक भित्त का मतलब क्या, फिर से युग्मक बनाने के लायक हो गया, है ना। बस ये अवस्था है ना। इसका उदाहरण भी आपके बुक में दिया हुआ है। ऐसे इनके उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरिफायरा और जिलेडियम, ये 4 उदाहरण हैं। और इस प्रकार से जो है यह आपका ब्रायोफाइलम तैयार हो गया। ब्रायोफाइलम में यही याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, कि ये जल स्थलचर होते हैं। और स्पोर और बीजाणु ये याद रखेंगे, इस पर एक अच्छा सा नोट्स बनाकर मुझे प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।